चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नॉर्मल टेंजेंट, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और अप्रॉक्सीमेशन वगैरह पर पढ़ के इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम, जहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सीखेंगे पूरा कंसेप्ट और कुछ खास हम लोग सीखेंगे आज फंक्शन को। हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहला क्लास है, इसको समझेंगे एकदम ध्यान से। देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे, इसका मतलब व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो वर्ड आया है ना, ये कंटिन्यूअस से आया है जी, जैसे कंटिन्यूअस लगातार, उसी से है कंटिन्यूटी। हिंदी में इसको बोलते हैं संततता। तो खैर संततता से मतलब नहीं है, आपको याद रखना है कंटिन्यूटी क्या होता है ना। इंग्लिश अजीब सा नाम है इसका, संततता। देखो when the graph of function मान लीजिए हमारे पास y बराबर fx विदाउट ब्रेक, then the function is called continuous function। and this property is known as continuity। ठीक है, देखो कहता है व्हेन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y बराबर fx विदाउट ब्रेक। मतलब क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ खींच रहे हैं, y बराबर fx एक फंक्शन है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, मैंने कोई भी टूटा हुआ नहीं है, बीच से कहीं पर टूट गया है या आपको ग्राफ बनाने से के लिए कलम उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं पर टूट गया होगा। तो अगर ब्रेक नहीं है, विदाउट ब्रेक है फंक्शन, मैंने विदाउट ब्रेकिंग नहीं है, उसके अंदर कहीं पर टूटा नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे ये देखिए, हाँ कुछ नहीं है, ये तो बच्चा वाला काम है। ज़रा देखिए, एक मेरे पास y बराबर fx फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है। अगर हम आपसे पूछेंगे, ज़रा इसको देखिए तो ध्यान से, क्या हम अगर हम यहाँ से 0 से बात करेंगे, जब x का मान 0 है और x का मान मान लो यहाँ पर है 10, क्या 0 से लेके 10 के बीच में कहीं भी इसका ग्राफ टूटा है? लगातार चल रहा है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चलना, एक भी ब्रेकिंग नहीं है। क्या यहाँ से यहाँ तक आपको इस पर ग्राफ खींचने के लिए कभी भी पेन उठाना पड़ सकता है क्या आपको? नहीं सर, बिना पेन विदाउट पेन उठाए आप पूरा यहाँ से a से लेके या 0 से लेके 10 तक आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। यही है हमारा मतलब ये फंक्शन एक ऐसा है जो लगातार चल रहा है। एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने कहा एक फंक्शन ऐसे चल रहा है जी, फिर ऐसे घूम गया है, फिर ऐसे है। देखो क्या ये लगातार चल रहा है, ऐसे चलता ही जा रहा है, कहीं पर ब्रेक है इसमें? नहीं है। यानी कि इस फंक्शन को बोलेंगे ये सर कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब लगातार चल रहा है जी। अब सुनिए इस ग्राफ को देखिए, एक फंक्शन मैंने खींचा ऐसे करके, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो सही आया, उसके बाद यहाँ चला गया। अब बोलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा है फंक्शन का, साफ दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट गया है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है इसकी। इसका अगर हमको ग्राफ खींचना होगा तो हमको यहाँ से यहाँ तक कलम चलाना होगा और फिर कलम को उठा के यहाँ लेना होगा, तब जाके ऐसे इसका ग्राफ कंप्लीट होगा। यानी कि यहाँ पर हो गया एक जंप, क्या हो गया? जंपिंग हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना एट एक्स बराबर, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x बराबर 2 मान लेते हैं, ये मान लो 1 है तो यहाँ 2 होगा। एट x बराबर 2 पर फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं है। आप सही, दो से पहले कंटिन्यूअस है, 2 के बाद भी चल रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन एट x बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या होगा? बोलो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस यही चीज़ आपको समझना है। जैसे देखिए तो बोलेंगे एट x बराबर 2 पर द एबव फंक्शन, पहले एकदम आपको इसको थ्योरी को समझना है, कंसेप्ट को, फिर सवाल बनाना, लिमिट का यूज़ करेंगे, लिमिट LH लिमिट RH लिमिट ये सब निकालने वाले हैं इसमें। तो एट x बराबर 2 पर
द एबव फंक्शन, जो भी हमारे पास दिया गया है, जो भी फंक्शन होगा नेचर देखेंगे धीरे धीरे, इज़ नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, बोलो। नॉट कंटिन्यूअस को ही एक और नाम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस है। कभी क्या बोलेगा, दिखाइए कि ग्राफ जो है x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, या बोलेगा नॉट कंटिन्यूअस, एक ही बात है। और इसी को बोल सकते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस। बोलिए, ये बात समझ में आई? कुछ नहीं है, एकदम बच्चा वाला काम है। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो क्या ये वाला जो ग्राफ हम खींच रहे हैं, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? बिल्कुल कंटिन्यू। कहाँ टूटा हुआ, कहीं दिख रहा आपका ब्रेक? देखो यहाँ से ऐसे करके आया, ऐसे 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 ऐसे। हम अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या हमको कलम उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ता है। किसी खास इंटरवल में भी हो सकता है, पूरे डोमेन में हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, देखिए ये वाला एग्जांपल से आप एकदम कनेक्ट कर पाएंगे। साइन एक्स को बताइए, साइन एक्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। देखो साइन को कोई भी मान रख दीजिए, क्या कहीं पर ये टूटता है? अनंत तक चलता ही चला जाता है, कहीं भी नहीं टूटता है। तो साइन एक्स फंक्शन भी होता है कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला फंक्शन। चाहे आप पॉजिटिव की तरफ चले जाइए, चाहे आप इधर पीछे आ जाइए निगेटिव की तरफ, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कहीं भी नहीं टूटता है। अगर आप ग्राफ खींचिएगा साइन एक्स का, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन कॉस में कंटिन्यूअस लगातार होता है, लेकिन टेन की बात करेंगे तो टेन अनडिफाइंड हो जाता है। ऊपर जाके कहीं मिला होगा अनंत पर, वहाँ डिसकंटिन्यूअस नीचे आता है तब। तो इसका मतलब साइन और कॉस का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस होता है। टेन का ग्राफ भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एट एक्स बराबर π/2 पर 90 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 90 पर वो अनडिफाइंड होगा, है ना। जहाँ पर अनडिफाइंड हो गया समझो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने फंक्शन का ग्राफ खींचा, मान लो फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके जा रहा, जाते जाते यहाँ तक तो ठीक गया, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऐसे आ गया, तो ये भी जो आप ग्राफ देख, सब नेचर का भी ग्राफ आएगा धीरे धीरे इस टाइप का। तो कहने का मतलब ये फंक्शन ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से मुड़ा तो है, लेकिन यहाँ पर एक जंप हो गया, इस जगह पर टूट गया, ये मान टूट गया। तो टूट गया, उसके बाद यहाँ से हमको खींचना होगा, कलम उठा के यहाँ पहुँचाना होगा, तब जाके ग्राफ इसका कंप्लीट होगा। तो यही हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो बोलेंगे एट एक्स बराबर, मान लो ये 1 पर ऐसा हुआ है, एट एक्स बराबर 0 पर हो सकता है, ऐसा किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। कोई एक खास पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अपने इंटरवल के अंदर भी कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, व्हेन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के अगर किसी फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, किसी खास इंटरवल में हो सकता है, पूरे डोमेन में भी हो सकता है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए इसको लिखे तो एग्जाम्पल ये वाला ज़रूर बनाइएगा। 1 2, इसको बनाइएगा 3 के बाद यहाँ आ जाइएगा 4, एक तो साइन वाला ज़रूर बना लीजिएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं चाहे तो आप, साइन वाला ज़रूर बनाइएगा। 5 y बराबर साइन फंक्शन लिख दीजिएगा, y बराबर साइन एक्स। मतलब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो बोलेंगे ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? बोलो, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। कंटिन्यूअस का मतलब ही हुआ लगातार, नाम से भी साफ साफ हम लोगों को समझ में आ रही है बात। नहीं है बोलो तो कोई आदमी? जैसे एक एग्जांपल और लिखिए लीजिएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचिएगा ना, तो ये है अपवर्ड पैराबोला ना, है एक्स स्क्वायर y बराबर, जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो x के y के एक मान के लिए x का 2 मान मिलेगा, प्लस माइनस करके मिलेगा, यानी ऐसे ग्राफ जाएगा। तो क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है? आपने पूरे डोमेन में कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, कहीं भी नहीं, हर पॉइंट पर डिफाइंड है, हर जगह आपको एक तो मान दे रहा है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ कंटिन्यूअस ग्राफ स्मूथ चल रहा है एकदम। हाँ, तो इसीलिए हम आपको अभी ग्राफ ज़्यादा बता रहे हैं। तो आपके मन में अभी सवाल आ गया होगा, कुछ लोगों के मन में आ गया इसका मतलब सवाल कि क्या सर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो नहीं, मैथमेटिकल मेथड भी हमारे पास चेक करने का, जिसे हम चेक करके बताएंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स का यूज़ करेंगे, कैलकुलस का। हर फंक्शन का ग्राफ खींचना कोई ज़रूरी नहीं, और हर फंक्शन का ग्राफ खींचते हालत ख़राब हो जाएगा। सब फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत भी लग जाएगा। तो एक नॉर्मल मेथड सीखेंगे हम लोग, जिससे हम चेक करके बता देंगे हाँ ये फंक्शन इस जगह पर टूटा हुआ है कि नहीं है। ये सब एग्जांपल काम आएगा जिस वक्त हम वो चीज़ बताएंगे आपको। ये एग्जांपल जो टूट रहा है, जो नहीं टूटा तो कोई दिक्कतें नहीं है, जो टूट रहा है वो सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लिखिए पहले डिफरेंशियबिलिटी, हेडिंग डाली तो व्हाट इज़ डिफरेंशियबिलिटी, दोनों में फ़र्क समझिएगा क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी लिखिए,
व्हेन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स नो शार्प चेंज, शार्प चेंज, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई शार्प चेंज नहीं है, या इसी को बोलते हैं नो रैंडम चेंज, नो रैंडम चेंज, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। शार्प में पीना होगा ना, SHARP, शार्प, शार्प। When the graph of function y बराबर एफ एक्स हैव भी लिख सकते हैं, हैव नो शार्प चेंज, नो शार्प चेंज, और नो रैंडम चेंज भी लिख सकते हैं, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। मतलब समझोगे इसका क्या? शार्प का मतलब होता है तीखा, शार्प जैसे मतलब नाइफ, मैंने छुरी बहुत शार्प है, मतलब बहुत तेज़ है, नुकीला, नुकीला एकदम शार्प। कॉर्नर जैसे बोलते हैं ये कॉर्नर बहुत शार्प है, यहाँ पर अगर कोई आदमी सर मार देगा तो घुस जाएगा, शार्प कॉर्नर। किनारा जैसे बोलते हैं छुरी का धार बहुत तेज़ है, बहुत शार्प छुरी है, मतलब काटिएगा कोई चीज़ खट से कट जाएगा। जैसे ये देखो बहुत शार्प है, यहाँ पर अगर हम हाथ भी तेज़ चला देंगे तो मेरा हाथ कट जाएगा, जबकि है लकड़ी वो, लेकिन कॉर्नर उसका बहुत ज़्यादा पतला है, पतला शार्प। तो सुनो, अभी सुनो, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। देखो शार्प का क्या मतलब होता है। जैसे हम दो ग्राफ आपके सामने बना रहे हैं, ज़रा देखिएगा तो, या देयर इज़ नो बीक भी लिख सकते हैं यहाँ पर इन द ग्राफ, इन द होल ग्राफ ऑफ ए फंक्शन देयर इज़ नो बीक। बीक मतलब क्या होता है जी? चोंच, चोंच। इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये भी लिख सकते हैं आप, किसी फंक्शन के ग्राफ में अगर एक भी चोंच नहीं हो, हाँ एकदम चोंच जैसे कौवा का चोंच देखें ऐसे करके निकला रहता है, वो नहीं बनना चाहिए, तो ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज, नो बीक इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, मतलब यही हुआ, फंक्शन के अंदर कोई शार्प चेंज या बीक चोंच नहीं होना। जैसे ये देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है साइन एक्स को पकड़ते हैं। साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखे होंगे ना ध्यान से, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का ग्राफ एकदम धीमे धीमे ऊपर जाता है, धीमे धीमे नीचे आता है, फिर धीमे धीमे नीचे से फिर धीमे धीमे ऊपर जाता है, और ऐसे चलता है। तो कहीं पर भी आपको क्या नुकीला चीज़ दिख रहा है इसमें? कहीं पर नोक है, शार्प चेंज है? नहीं है, एकदम इत्मीनान से ऊपर जा रहा है, इत्मीनान से नीचे आ रहा है। देखो मुड़ भी रहा है, एकदम धीमे धीमे मुड़ रहा है, धीमे धीमे ऊपर, धीमे धीमे नीचे। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब उस फंक्शन में कहीं, उसके फंक्शन ग्राफ में कहीं भी एकदम शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। शार्प कॉर्नर मतलब बोलेंगे देयर इज नो शार्प कॉर्नर इन द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के ग्राफ में कहीं भी शार्प कॉर्नर, कहीं भी चेंज नहीं है। आज शार्प कॉर्नर तभी बनता है जब फंक्शन एकदम एकाएक से चेंज कर जाता है। जैसे ये देखो, इस फंक्शन को जरा देखिए, ये फंक्शन ऐसे करके सीधा सीधा आ रहा था, आते 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 यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद ऐसे घूम गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो तो यहाँ पर एकदम तुरंत से चेंज हुआ, रैंडम से सडन चेंज हुआ, ऐसे आते खट से फिर ऊपर घूम गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बन गया एक शार्प कॉर्नर, एकदम नोक बन गया, नोक चोंच बन गया। 90 डिग्री 30 डिग्री जो भी बन रहा, कॉर्नर बनना चाहिए, कॉर्नर कॉर्नर। तो कहने का मतलब ये जो कॉर्नर बना, दिस इज शार्प चेंज, यही है हमारे पास शार्प चेंज, शार्प कॉर्नर भी कह सकते हैं आप। तो आप बोलिएगा सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एट एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, चूंकि एट एक्स बराबर 0 पर ये शार्प कॉर्नर निकला हो। बस इतना से याद रखिएगा। जैसे मक्खी वगैरह ना देखें उड़ते हुए, कभी इधर गई, कभी इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर फेल कर रहा है, देखो धीरे ऊपर जा रहा था, यहाँ पर से खट से इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर भाग गया, फिर यहाँ से देखो तुरंत इधर आ गया, आगे जाते जाते फिर बैक आ गया, बैक आके फिर इधर आ गया। तो यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह, 3 जगह ऐसा, 4 जगह ऐसा है जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ? कोई भी शार्प कॉर्नर ग्राफ के अंदर नहीं होना चाहिए। ग्राफ के अंदर जहाँ कोई शार्प कॉर्नर आया, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है।
ये जो हमारे पास ग्राफ है ये y बराबर मॉड x का, अभी सीखेंगे हम लोग y बराबर मॉड x का ग्राफ है। ये y बराबर मॉड x का ग्राफ जो होता है कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बोले किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इस पॉइंट पर सर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x बराबर 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे हम मान लो ऐसे करके ग्राफ खींचे, देखो ये ग्राफ ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ठीक है, जा रहा था, यहाँ पर आके ऐसे चला गया। अब बोलो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस जगह पर जहाँ चोंच निकला, यही है चोंच। जैसे कौवा का देखेंगे चोंच ऐसे करके, यही है, ये चोंच नहीं बनना चाहिए। चोंच जहाँ बना, जहाँ बीक आया वही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नो शार्प चेंज, शार्प चेंज नहीं होना चाहिए। नो रैंडम चेंज, रैंडम चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे जाके ठीक ठीक चला था, चला ऊपर खट से नीचे आ गया, तो यहाँ इसका मतलब रैंडम चेंज हुआ, एकाएक से ऊपर से नीचे आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल, ये बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी रैंडम चेंज नहीं आना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए। अगर शार्प कॉर्नर कहीं भी निकल गया तो फंक्शन क्या होगा, बोलो, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर पूछेगा बताओ साइन एक्स अपने होल डोमेन में डिफरेंशिएबल है, हाँ, साइन एक्स में कोई भी एंगल रख दीजिए, कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं है। अगर पूछेंगे y बराबर मॉड x कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एट x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं। बाकी 0 से पहले डिफरेंशिएबल है, धीरे धीरे आ रहा नीचे, 0 के बाद भी डिफरेंशिएबल धीरे धीरे ऊपर जा रहा, लेकिन एट x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए मॉड x का कभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना, उसी का डिफरेंशिएशन निकलता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, कॉस x का निकालते हैं, लॉग x का निकालते हैं, मॉड x का अभी तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि एट x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा उसी का निकलता है डिफरेंशिएशन ना। तो एवरी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। एक ऐसा भी फंक्शन होता है जो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब बहुत सारे इस टाइप का फंक्शन होगा जहाँ चोंच निकला डिफरेंशिएबल खत्म हो जाएगा। जैसे साइन एक्स में ही ऐसे करके हम बना देंगे मॉड साइन एक्स। अब इसका जब ग्राफ खींचोगे ना, आगे चल के हम सीखेंगे, आगे चल के सीखेंगे, तो मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे चलेगा ये, और निगेटिव वाले को भी ये मॉड पॉजिटिव कर देगा, मतलब यहाँ से ऐसे करके घूम जाएगा ये, मतलब अब नीचे नहीं जाएगा इसका ग्राफ, यानी कि यहाँ शार्प कॉर्नर। अच्छा, निगेटिव वाले को फिर इसे पॉजिटिव कर देगा, मतलब सारा ग्राफ ऊपर चलेगा, यहाँ पर सब क्या मिलेगा आपको, शार्प कॉर्नर। जैसे मॉड लगाए ना आपने, तो ये जो निगेटिव नंबर आने वाला था मॉड की वजह से, अब ये 0 से लेके 180 से लेकर 260 के बीच में जो निगेटिव नंबर आता है उसको मॉड क्या कर दिया, फाइनली पॉजिटिव कर दिया। तो ये वाला ग्राफ रिवर्स मार के ऐसे आ गया, और यहाँ आया तो इसका मतलब यहाँ से ये ऐसे करके चोंच निकला होगा, यहाँ चोंच निकल गया, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या नीचे आके हाँ तो हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स तो हो ही गया, और कॉस एक्स का भी साइन एक्स हो गया, मतलब दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही है, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही। ये असल में जाना पहचाना ग्राफ है, कोई बहुत ज़्यादा नया ग्राफ नहीं है। अभी सीखेंगे नया ग्राफ भी, साइन एक्स का ग्राफ है, और जो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चल रहा है ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। हाँ, लिख सकते हैं। और ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये मॉड एक्स का है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एट एक्स बराबर 0 पर देखो ना, एट एक्स बराबर 0 पर शार्प कॉर्नर दे रहा है, तो चोंच दे रहा है आपको, तो रैंडम चेंज, सडन चेंज आ रहा है इसमें। यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है जी, तो इस जगह पर नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर एट एक्स बराबर 5 है ये, तो एट एक्स बराबर 5 पर नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब सीधा समझिए कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, वही फंक्शन डिफरेंस। जहाँ शार्प कॉर्नर निकला वो फंक्शन पूरे होल डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस पॉइंट पर तो फेल करेगा ही करेगा, होल डोमेन में भी फेल कर जाएगा। बिटाएं इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। और कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब सीधा समझिएगा, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यूटी कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ये हुआ कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, इसको बोलते हैं संततता, और इसको बोलते हैं अवकलनीयता। अवकलन से है अवकलनीयता। तो खैर छोड़ो उसको। चलिए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। बताएं इसको, लाइए तो देखें, किताब लो मेरे पास, देखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अभी जितना भी फंक्शन डिस्कस करेंगे सब रियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम डिफरेंस आपको बता देते हैं, बाकी रिलेशन ऑफ फंक्शन में फिर से पढ़ेंगे इसको। रियल फंक्शन हेडिंग डाली तो रियल फंक्शन, ट्राई करेंगे इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का, देखिएगा खाली ध्यान से। अगर 50% भी समझ में आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फंक्शन वाला टॉपिक अभी पढ़ना बाकी है आपको, रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। 12 में ही पढ़ेंगे। लिखिए
कहता है मान लीजिए लेट आर बी द सेट ऑफ, डेफिनेशन मेरे साथ लिखोगे जल्दी से, आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। आर जो है वो सेट है पूरे रियल नंबर्स का, एंड कह रहा है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई जो है वो है बी एनी टू सबसेट, एनी टू नन एम्प्टी सबसेट। चलो इसको लिख दो, नन एम्प्टी यानी कोई खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। नन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ है इसमें, एम्प्टी नहीं है। सबसेट्स ऑफ आर, आर का ही ये सबसेट्स है। देन तब कहता है देन ए रूल, एक ऐसा रूल एफ, देन ए रूल एफ विच associates to each x belongs to capital X, माने सेट कैपिटल X to y, x belongs to capital X, a unique real number fx belongs to y। क्या कह रहे हो? Then a rule f, small f, which associate to each element x belongs to capital X, मतलब set capital X, a unique real number fx, जो fx belongs to करेगा y से, is called a रियल फंक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग रियल फंक्शन, जो ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इसको। रियल फंक्शन फ्रॉम x टू y, फ्रॉम सेट x टू y, और इसको ऐसे लिखते हैं एंड वी राइट, हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे करके। बाकी रिलेशन फंक्शन फिर से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन ना लीजिएगा, पहले हम आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। ऐसे लिखते हैं f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये वाला चीज़ आपको बहुत मज़ा आएगा लिखने में। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। fx को कहते हैं इमेज एंड x को कहते हैं हम लोग डोमेन। अच्छा चलो हटाओ उसको, अभी इमेज वगैरह के चक्कर में ना पड़ते हैं, ऐसे इसी में लिख देंगे हम, बहुत ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाते हैं इसके अंदर। काम का बस चीज़ बताते हैं जिसमें अपना काम चल जाए। दे रह गया तो क्या है ये, f एक रूल है जो सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया। f एक रूल है जो a से लेके b में डिफाइन किया गया। देखो ऐसे करके लिखा रहेगा, ये कहता है मान लीजिए r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। r जो है ना रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का मतलब क्या, दुनिया का वो सब नंबर, खाली उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जब भी हम r बोलेंगे ना समझ जाइएगा यही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो कहता है मान लीजिए ये r जो है एक रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है जिसमें दुनिया का सब रियल नंबर लिखा हुआ, और x और y जो है ना इसी का एनी नन एम्प्टी सबसेट है। मतलब x और y जो लिया गया ना इसी के अंदर से लिया गया है कोई ना कोई नंबर, मतलब 50 नंबर उसके अंदर से पकड़ लिया। तो वो x में जैसे हम बोलेंगे x के अंदर जो नंबर है वो है मान लीजिए 1597। तो बताओ 1597 क्या इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं x इज़ ए सबसेट ऑफ r। इसको बोलते हैं सबसेट, माने x का जितना एलिमेंट है सब r के अंदर मौजूद है, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? सबसेट। और उसी तरह से y भी जो है ना उसी का एक सबसेट, जैसे मान लो y के अंदर लिखा हुआ 1 9 16 18 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो y जो का जो एलिमेंट है वो भी r के अंदर मौजूद है, हर एलिमेंट इसके अंदर। तो y भी क्या है बोलो? सबसेट है किसका? r का। मतलब y का सारा एलिमेंट r के अंदर मौजूद है, x का भी सारा एलिमेंट किसके अंदर मौजूद है बोलो? r के अंदर मौजूद है। तो ये सेट थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। नन एम्प्टी सबसेट है मतलब क्या हुआ, x के अंदर y के अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए ना, मतलब कोई खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कि पूरा खाली है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए एलिमेंट। तो बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर। तो कहता है देन ए रूल f विच एसोसिएट टू ईच x बिलोंग्स टू x, यानी कि वो x जो x वाले अंदर से आता है, कैपिटल X वाले सेट से आता है, एक ऐसा रूल लगाना है कि इसका सारा एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हो जाए। ऐसा एक रूल लगाया हमने। तो अगर ऐसा रूल लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एक फंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? फंक्शन। कि एवरी एलिमेंट ऑफ x विच एसोसिएट, देखो
then a rule f which associate to each element x belongs to कैपिटल x, मतलब सारे कैपिटल x में जितना नंबर है उन सब का कनेक्शन y वाले फंक्शन से, y वाले सेट से हो जाना चाहिए। जैसे देखो हमने लिखा है यहाँ पर, समझिएगा पहले x हमारे पास लिखा हुआ 1 2 3 4 ऐसे लिखा, एंड y हमारे पास लिखा हुआ है कुछ ऐसे 1 और 3 4 9 और 16 और 25। इसको समझिएगा ध्यान से, देखो ऐसा लिखा मैंने। अब आप बताइए, मैंने लिखा कि f एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम x टू y, बस इसको समझना कि ऐसे लिखा हुआ है। और f जो है ना ऐसे डिफाइन कैसे लिखा रहेगा, वेयर fx बराबर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कहता है यहाँ से x उठाइए कैपिटल वाले x से और उसका जो रूल लगाइए और वो मिलना चाहिए आपको किसमें, y में मिलना चाहिए। तो ज़रा चेक कीजिए, ये हमारे पास x है सेट और ये हमारे पास कौन सा सेट है बोलो, y है। ध्यान से देखोगे x में एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और y में एलिमेंट कितना बोलो, 1 है 3 है 4 है 9 है 16 है और 25 है। अब कहता है इन दोनों में एक ऐसा रूल लगा रहे हैं f जो कैसे कनेक्टेड है, इसका पहला एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट से ऐसे कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्या मिलेगा बोलो, स्क्वायर। तो बताओ तो ऐसा एलिमेंट मिल रहा है क्या, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 से जाके मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 से मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 से जाके मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 से मिल जाएगा, 25 खाली है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका हर एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट y वाले से कनेक्ट होना ही चाहिए। वही कहता है कि f एक ऐसा रूल है विच एसोसिएट, जो जोड़ता है, एसोसिएट करता है टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, वो सारा एलिमेंट जो किसके अंदर है बोलो, कैपिटल x के अंदर है, कैपिटल x के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब y वाले से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा अगर कोई रूल है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ए यूनिक रियल नंबर fx, ये जिसके अंदर आ जो अपने fx का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर 1 आया, f1 f2 f3 f4, यही fx बिलोंग्स टू y, मैंने ये वाला जो नंबर है उसमें आना चाहिए। जैसे ये देखो, अगर हम आपसे ये कहेंगे यहाँ पर f2 तो f2 पर क्या लगेगा बोलो, f2 का मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, तो 2 किसके अंदर है बोलिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है 2 बिलोंग्स टू है कैपिटल x में, और ये 4 किस में बोलो, हाँ 4 बिलोंग्स टू किस में बोलो, y में है। और 4 ही को हम लोग क्या बोल सकते हैं, f2, यानी कि f2 बिलोंग्स टू किस में बोलो, y में। तो यहाँ जो मैंने लिखा ना fx, ये असल में वो मान रखने के बाद जो आ रहा है इस सेट का मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, तो ये वाला मान जो है ना कहलाता है इसका इमेज। जैसे बोलेंगे यहाँ पर एक तो मिरर लगा दिया तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये, मतलब रूल लगाने के बाद जो जिस नंबर के साथ कनेक्ट हुआ उसको बोलते हैं इमेजेस, मतलब इसका ये प्रतिबिंब है, इसका ये प्रतिबिंब है, तो इसके अंदर जो जुड़ा है इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। ये इसका इमेज है तो ये इसका क्या होगा बोलो, प्री इमेज। ये जो नंबर है देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो ये सब जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना फिर से सीखेंगे इसको जब डिटेल में, अभी सिर्फ काम का चीज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि a से b में या x से y में रियल फंक्शन फ्रॉम x टू y, एंड लिखते हैं हम लोग ऐसे करके f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। और ये रूल कैसा भी हो सकता है कि ऐसा ही रूल होगा। देखो एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको, पहले जो है हाँ एग्ज़ाम में किस में 11th क्लास में थोड़ा दिए होंगे, मैथ टॉपर क्विज में है ना, पढ़ना था आपको, तो फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना आपको। पहले इसको लिखो, तो एक और एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। ये पहला एग्जांपल मैंने दिखाया जी फंक्शन का, इसको ज़रूर लिखिएगा नोट में। सबसेट का मतलब उसी के अंदर से होना चाहिए, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है, आज मैंने एक शुरुआत कर दिया है और बेसिक क्लास भी मान सकते हैं आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। थोड़ा धीरे धीरे आपको कनेक्ट करवाएंगे, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। नया तरह का फंक्शन सीखिएगा, नया ग्राफ सीखिएगा। यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, बहुत तरह का फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन, सबका हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल और लिखो तो, जैसे आपसे यहाँ पर कहा गया है वी हैव a बराबर 1 है, 3 है, 5 है और यहाँ पर 6 है मान लेते हैं, एंड b बराबर हमारे पास दिया गया है हाँ 3 9 रुको ना 7 10 11 13, बस इतना काफ़ी है। लिखे हैं बहुत सोच के, ज़रा देखिएगा। अब कहता है एक फंक्शन डिफाइंड है
फंक्शन का मतलब क्या है? एक रूल ए से बी में, ये सेट ए और ये सेट बी। अच्छा बताओ, ये सेट ए और सेट बी क्या आर का सबसेट है कि नहीं? क्या उस आर के अंदर ना होगा? दुनिया का सब नंबर है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन दुनिया का सब नंबर इसके अंदर है, तो इसी के अंदर ये भी होगा कहीं ना कहीं, तो सबसेट है बिल्कुल। तो ये मतलब रियल फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कहता है एंड जो f एक फंक्शन है, मतलब एक रूल है, a से b में डिफाइन किया गया है, इस तरह से डिफाइन, ऐसा करके लिखा है, इस तरह से डिफाइन किया गया कि f(x) बराबर है 2x प्लस में 1। अब सुनो, अब कहता है अगर ऐसा है तो बताइए इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है? आगे चल के पढ़ेंगे, एरो से दिखाना इस फंक्शन को कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या बोलिए, सेट ए। सेट ए हमारे पास क्या बोलिए, तो सेट ए में आ गया सर 1, 3, 5 और 6। चलो सेट बी पकड़ लीजिए, तो सर सेट बी में आ गया 3, 9, 7, 10, 11 और 13। अब कहता है ये है सेट ए और ये है सेट बी। और सेट ए और बी जो कनेक्ट है एक दूसरे से, किस रूल से कनेक्ट है बोलो? एफ रूल से। एफ रूल से। अब एफ रूल क्या कहता है? एफ रूल कहता है, मतलब एफ रूल कहता है कि एक्स का वो सारा एलिमेंट, पहले सेट का सारा एलिमेंट कनेक्ट कैसे है? दूसरे एलिमेंट के डबल के प्लस 1 से, दूसरे सेट के डबल के प्लस 1 से। तो बताओ तो कौन कौन सा रूल होगा? जब आपने यहाँ पर रखा 1, पहला एलिमेंट का पकड़ो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा बताओ तो जी? 2 + 1 यानी कि 3। क्या इसके अंदर 3 है? हाँ सर, तो 1 जुड़ जाएगा जाके 3 के साथ, ठीक है? अब आइए 3 के साथ, तो 3 देखिए, तो 3 कहाँ पर होगा? 3 रखेंगे तो सर 2 × 3 हो जाएगा प्लस 1। यस, एकदम ठीक बोलिए कि यस सर 7 हो जाएगा, और 7 बिलोंग्स टू बी है, बी के अंदर मौजूद है 7, ये 7 बी के अंदर मौजूद है, तो 3 जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, 7 के साथ। 5 किसके साथ जुड़ेगा आप बताइए आप लोग? 11 के साथ जुड़ेगा सर। 6 किसके साथ जुड़ेगा? 13 के साथ। तो इसका सारा एलिमेंट सबसे जुड़ना चाहिए जाके, तो जहाँ से तीर निकल रहा है, जहाँ जाके तीर लग रहा है, जिसको तीर लगा, जैसे ये इसको लगा, ये इमेज कहलाता है, इमेज है ना? यहाँ पर क्या लगेगा? ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया। जहाँ से तीर चला वो हो गया उसका, तो हाँ प्री इमेज भी कह सकते हैं, प्री इमेज। 9, 10 खाली रहेगा, बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जिसको तीर लगा उसको बोलते हैं इमेज, जिससे तीर, जहाँ से तीर मारा गया उसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं जहाँ से तीर निकल रहा है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है? मतलब इस फंक्शन में क्या क्या रख सकते हैं? 1, 3, 5, 6 रख सकते हैं, 1, 3, 5, 6। तो आप कह सकते हैं यह सेट ऑफ ए ही तो सर डोमेन है। अब जहाँ जाके तीर लगा उसको बोलेंगे रेंज, यानी कि इमेज पकड़ना आपको। तो रेंज क्या होगा फंक्शन का? तो रेंज में हो जाएगा 3, 7, 11 और 13। 3, 7, 11 और 13। आप सुनिएगा ध्यान से। एक होता है कोडोमेन, मतलब सेट बी में जितना एलिमेंट है ना वो सब का सब कहलाता है कोडोमेन। अब जिसमें तीर लगा न लगा उससे कोई मतलब, सारा एलिमेंट लिख दो, उसका नाम है कोडोमेन। डोमेन ए का सारा एलिमेंट जो जुड़ रहा है किसी से जाके, और जिस पे जाके जुड़ा इसको बोलेंगे रेंज, और जो टोटल बच गया सब मिला के अगर बोलेंगे तो कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा बोलो? 3 आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो सब आ जाएगा। आप कह सकते हैं सर सेट बी आ जाएगा, सेट बी ही को कहते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रेंज होता है वो सेट बी ही का क्या होगा? कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ भी आप अभी सीख सकते हैं। रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, है ना? कोडोमेन का, यानी कि आप कह सकते हैं जो रेंज होता है किसी फंक्शन का, रेंज जो होता है किसी फंक्शन का वो सबसेट होता है सेट बी का उधर वाले का सेट बी का सबसेट। मतलब कि फिर से बोलो ना, सबसेट का मतलब ये हुआ कि उसका सारा एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे ऐसे देखो, जैसे मैंने कहा ए हमारे पास एक है 1, 3, 5, 7, रुक जाओ। एक बी हमारे पास सेट है जिसमें लिखा हुआ है 3 और 5, तो हम बोलेंगे बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो बोलेंगे बी इज़ सबसेट ऑफ ए। बस जो सेट बी है उसका सारा एलिमेंट ए में मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे कह देंगे ये चीज़, बोलो अब सबसेट होगा? नहीं, कट जाएगा। मतलब बी का सारा एलिमेंट अगर ए में मौजूद, तो देखो रेंज जो होता है ना, रेंज कहाँ से आएगा? रेंज इससे बी से ना आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है, सारा एलिमेंट आ जाए, हो सकता है कि एक का दुक्का एलिमेंट आए। तो मान लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट पकड़ा है, 2 तो छूट गया, तो इसका सबसेट बिल्कुल होगा। तो रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का, या रेंज सबसेट होता है बी का।
इसको फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे एकदम मज़ा आ जाएगा। फंक्शन से पहले पहुंचने से पहले आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, सेट कैसा कितने तरह का होता है क्या, और सेट के अंदर यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब सेट, सुपर सेट, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, तब जाके यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीज़ें एकदम मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो जो है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। तो इस यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ टू द पॉइंट काम का चीज़ बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप अभी कनेक्ट समझ जाए कैसे कैसे चल रहा है क्लास। चलो उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसको खत्म करके रोल्स एंड रेगुलेशंस खत्म हो गया। 20 तारीख तक इसको कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन, और 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे आपका वेक्टर थ्योरी। कोशिश करेंगे इसको 1.5 महीने में कंप्लीट करना। तो अक्टूबर, नवंबर, और अक्टूबर तो ख़त्म ही हो गया, नवंबर और दिसंबर, 10-12 दिसंबर तक हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए। 10 से 12 दिन पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, इसके लिए पहले आपको 11 का पढ़ाएंगे सेट थ्योरी, और 10 से 12 दिन या 20 दिन पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। दोनों टॉपिक बड़ा है, रिलेशन फंक्शन भी, प्रोबेबिलिटी भी। हाँ, बीच में अभी जो संडे क्लास चल रहा है ना, वो सब फ़ायदेमंद क्लास। ठीक है, जनवरी लास्ट तक पहुंच जाएगा, एकदम लास्ट, हाँ एकदम लास्ट जनवरी तक पढ़ाएंगे। 7 घंटा पूरा कंप्लीट, एक दिन में द एंड मैथ का। पहले पूरा डिटेल में पढ़ ना लो। हाँ, 6 ही घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। 7 घंटा मोटा मोटी लेके चलते हैं, एकदम इत्मीनान से, बीच में ब्रेक देंगे तो 7 घंटा में पूरा का, सुबह में बुलाएंगे, 1 बजे छुट्टी दे देंगे। 7 घंटा समझ रहे हो, हालत ख़राब हो जाएगा मोबाइल का 7 घंटा में ना। वो रिविज़न का क्या करेंगे वीडियो बना के। चलिए, तो रेंज डोमेन भी लगभग मैंने आपको समझा ही दिया है, हटाइए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हेड निकालिए, आज हम 2 स्टार्ट कर देते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, कुछ खास फंक्शन होता है, ये जो हम लोग डिफाइन किया ना, एक तरह का ये फंक्शन है, और भी बहुत सारा फंक्शन है। तो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, देखिए तो जल्दी से, कुछ खास फंक्शन है जो आपको जानना है। चलिए, नंबर 1 लिखिएगा, इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। और रेंज और डोमेन भी साथ साथ चलेंगे, हम लोग लिखते जाएंगे कांस्टेंट फंक्शन। और सब बात हो रही है किसकी, रियल वैल्यूड फंक्शन की, है ना। मतलब कि डोमेन में भी रियल नंबर होगा, और रेंज में भी क्या होगा बोलो, इमेजिनरी नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो आया है R, X, Y जो भी आ रहा है ABC, वो सब आ रहा है किससे, रियल नंबर के सबसेट से। तो ये जो हमारे पास हो रहा है ये सब रियल नंबर। चलिए लिखे, तो लेट C बी ए फिक्स्ड नंबर, C एक फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर। अब थोड़ा हम आपको एरो डायग्राम भी बता ही देंगे ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। रियल नंबर, गलती से फंक्शन लिखा गया है, रियल नंबर। देन द फंक्शन, एक फंक्शन जो हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो कि डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय f(x) बराबर c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x के अगर कुछ छोड़ रख दिए दुनिया का नंबर, हमेशा आपको मिलेगा c ही। तो इसको कहते हैं इज़ कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। एरो डायग्राम से जो ना आपको रेंज और डोमेन भी समझने में आसानी होगा, फट समझ जाइएगा रेंज और डोमेन। देखो कांस्टेंट फंक्शन C, कांस्टेंट फंक्शन C। चलो इसको पहले समझते हैं, जल्दी से लिखो। तो 2 डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं, इसका ग्राफ भी हम साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी देख लेंगे, रेंज डोमेन भी देख लेंगे, एरो डायग्राम भी देख लेंगे। तीनों चीज़ सीखते हुए चलिए, अभी आगे चल के काम में आएगा आपको। तो अगर आप मान लीजिए C भी एक फिक्स नंबर, जैसे मान लो C 5 है, 3 है, 2 है, मान लेते हैं कुछ एक फिक्स नंबर है। तो C एक फिक्स नंबर है एंड फिक्स नंबर, फिक्स रियल नंबर। देन द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) बराबर C फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब कि सारे x के लिए जो R से आता है, तो R का मतलब क्या, दुनिया का वो सारा x जो रियल नंबर का हो से। तो रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, बटे, अटे सब होता है। तो कोई भी आप x का मान यहाँ रख रहे हैं तो आपको C ही मिल रहा है। इज़ कॉल्ड ए फंक्शन, इज़ कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग f(x). जैसे देखो, जैसे मैंने कहा f(x) बराबर लिखा हुआ है 3। अब बताओ, अगर हम यहाँ पर इसका मान निकालना चाहेंगे इस फंक्शन का कुछ पॉइंट पर, हम थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस के लिए से बता रहे हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ पर f(x) है। ठीक है, अब बोलो x का मान जब 1 रखेंगे
तो मान कितना आएगा फंक्शन का 3 आएगा। x का मान जब 0 रखेंगे तो मान कितना आएगा 3 आएगा। x का मान -1 रखेंगे कितना आएगा 3 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 3 आएगा। x का मान 5 रखेंगे तब भी 3 आएगा। माने दुनिया का कोई भी x यहाँ रख दो वही है, x बिलोंग्स, दुनिया के सारे रियल नंबर जो x बराबर बिलोंग्स टू रियल नंबर है सब के लिए 3 मिलेगा आपको। यानी कि इस फंक्शन को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। मतलब समझो यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, देखो एक फंक्शन डिफाइंड है किससे, फंक्शन डिफाइंड है r से r में, मतलब इधर भी रियल नंबर का सेट और उधर भी कितना है रियल नंबर का सेट मान लेते हैं। और ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) बराबर 3। अब सुनो यहाँ पर मैंने लिखा r, यहाँ पर भी मैंने कितना लिखा बोलो r, ये r से r में डिफाइंड है और एक रूल लग रहा है f वाला रूल कैसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई दुनिया का नंबर के उधर 3 मिलेगा। यहाँ मान लीजिए लाखों करोड़ों नंबर, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, इधर भी लाखों करोड़ों नंबर है रियल नंबर, चूँकि 1 है 2 है 3 है -4 -5, लेकिन जब 1 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 5 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 6 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 10 रख रहे हैं तो 3 पर जाके जुड़ रहा है, 50 रख रहे हैं सब जाके 3 पर जुड़ रहा है, 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन की बात करेंगे, बोलो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और रियल नंबर और सब का सब रख सकते हैं आप। डोमेन की अगर बात करें, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो डोमेन में सीधा हो जाएगा सर r, सारा दुनिया का नंबर रख सकते हो, लेकिन रेंज में क्या मिलेगा, सिर्फ एक नंबर मिल रहा है जहाँ से जाके तीर जाके लग रहा है, बाकी कहीं पर तीर नहीं लग रहा है, मैंने एक जगह पर लग रहा है। रेंज में क्या हो जाएगा बोलो, तो रेंज में हो जाएगा सर सिर्फ एक नंबर जिसका नाम होगा 3। ना ऐसा ना होगा, आगे चल के देखेंगे हम लोग डिटेल में, रुकोगे अभी। डोमेन अगर पूछेंगे f का तो कितना हो जाएगा बोलो, r हो जाएगा। रेंज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सिर्फ 3 के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। को डोमेन में तो पूरा का पूरा होगा, तो हमको मेन डोमेन और रेंज से मतलब होता है। ग्राफ अगर देखेंगे इसका, रुक जाइएगा ज़रा, ये हुआ एरो डायग्राम, ये हुआ नॉर्मल आप। अच्छा इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे तो कैसे खींचेंगे ज़रा देखो, तो इसका ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि x का दुनिया का कोई मान रख दो, जैसे x बराबर 0 रखा, 0 पर कितना मिला 3, 1 2 3, चलो यहाँ मिला। x का मान -1 रखा, -1, तो फिर से कितना मिला 3। x का मान 2 रखा, 1 2 मिला कितना 3। x का मान 5 रखा तो कितना मिला 3। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा, तो ये कांस्टेंट ना है, कभी बदल रहा है ये। देखो ना y का मान हमेशा फिक्स है, x का दुनिया का कोई मान रख दो, y का मान हमेशा 3 3 3 3 3 3 3 बना हुआ, तो कांस्टेंट ही तो है। ऐसे ही फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हाँ वही मामला है, एकदम ठीक पकड़ लिए तुम, यही y बराबर 3 का ग्राफ है। f(x) बराबर 3 का मतलब y बराबर 3, यही तो बोलते हैं y बराबर f(x), इसको y भी कह सकते हैं, y बराबर f(x). बात समझ में आई, ये सब है कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ, इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं y बराबर 3। जल्द से लिखिए, ये सब बनाइएगा, ठीक है, इसको ज़रूर लिखिएगा, ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। माने हर एलिमेंट जाके जुड़ रहा है किससे, एक ही एलिमेंट 4 से 3 से किसी भी जुड़ रहा है। एक्सेस बनाना चाहे तो बना दीजिएगा, x डैश, x इधर होगा, x डैश इधर होगा, और ये y और y डैश। बाकी ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में रेंज चेंज नहीं करता, रेंज फिक्स हो जाता है ना जी, रेंज होता है फिक्स। चलिए नंबर 2 जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा अभी जी, तो एक और हम आपको आज बता के फिर इसको स्टॉप करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, 2 फंक्शन थोड़ा इजी फंक्शन है, तो आज मैंने एक टॉपिक शुरुआत भी कर दिया, 2 फंक्शन भी बता देते हैं। लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन कहता है द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक ऐसा फंक्शन जो ऐसे डिफाइंड हो, डिफाइंड बाय f(x) बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर से, इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग करते हैं, इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्स वगैरह जब निकालना सीखेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन का अच्छा खासा यूज़ होगा। चलो छोटा सा फंक्शन है, ज़रा से हम लोग देख लेते हैं आज। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कहता है एक ऐसा फंक्शन जो कैसे डिफाइंड हो। यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखा हुआ है, f(x) बराबर x, मतलब यहाँ 5 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, 7 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x) बराबर, या मान लो फंक्शन a से b में डिफाइंड है, देखो जी a से b में डिफाइंड है,
एक फंक्शन है जो डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, और कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर एक्स से डिफाइंड है। कैसे कैसे डिफाइंड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैंने एक्स के सभी मानों के लिए, ठीक है, ऐसे करके उल्टा ए ऐसे करके काट लो। इसका मतलब होगा फॉर ऑल या फॉर ईच, जो भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी, फॉर ऑल ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहता है ये सिंबल आगे चल के यूज़ भी करेंगे, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में। तो धीरे धीरे सिंबल का आदत लगाइए। अभी एफ कहता है एक फंक्शन है ए से बी सेट में, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए, मतलब कोई भी नंबर आर से रख दीजिए, रियल नंबर। तो ए में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मान लीजिए हमारे पास ये ए है और ये मान लेते हैं क्या है जी, बी है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ एक फंक्शन डिफाइंड ए से बी में जिसका नाम है एफ, इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिखा हुआ 1 2 3 4 5। अब बताओ जब हम एफ यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 1 का कनेक्शन 1 से मिलेगा। 2 रखेंगे तो किससे मिलेगा, 2 का कनेक्शन 2 से मिलेगा। 3 रखेंगे 3 का 3 से मिलेगा, 4 से 4। इसी का नाम है आइडेंटिटी, मतलब जी जैसा इधर वैसा उधर। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है एक जैसा हो, यानी कि एक का इमेज 2 से, 2 का इमेज 3, हाँ डोमेन बराबर रेंज होगा। अगर पूछेंगे बताओ इसका रेंज डोमेन कितना होगा, डोमेन आर होगा। तो डोमेन में आप देख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं पूरा सर आर होगा। हाँ बोलो ए सबसेट ऑफ बी, नहीं तो पूरा का पूरा एलिमेंट है ही, पूरा का पूरा एलिमेंट है ही। अगर हम यहाँ पर एक तो थोड़ा सा इसको बदल के और ऐसे कर दें, देखो ऐसे, सेट आर से आर में, अब बताओ क्या हो जाएगा, सेट आर से आर में, मतलब यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बोलो, आर हो गया। अब बताओ ये इसमें आर के, अब 5 के अलावा और क्या आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 सब आ गया, दुनिया का सब नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सब। अब जितना नंबर यहाँ है उतना ही नंबर यहाँ है, और हर नंबर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, 1 बाय 1 कनेक्ट, एक नंबर एक से कनेक्ट है, अपने ही नंबर से खुद कनेक्ट है वो। तो डोमेन में हो जाएगा टोटल रियल नंबर, और रेंज में क्या हो जाएगा बताओ, रेंज ऑफ एफ का रेंज कितना हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन के बारे में बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी रेंज आर ही हो जाएगा, है ना जी, रेंज भी आर ही हो जाएगा। तो डोमेन भी आर, रेंज भी आर। अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे तो ग्राफ देखिएगा, ग्राफ देखिए, ग्राफ काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग होता है। ज़रा देखो तो ग्राफ में कुछ नहीं है, आप जानते हैं इसका ग्राफ, हाँ पहले से भी तौर पर आप जान रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक्स है, ये वाई है, या इसका नाम एफ एक्स है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगा, है ना जी। x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2। देखो ना फंक्शन डिफाइंड है f(x) बराबर x से, x का मान -1 तो y का मान, x का मान -2 तो y का मान, f का मान 3 तो y का मान 3, x का मान 4 तो y का मान 4। ऐसा कुछ चल रहा है। इसका अगर आप ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ इसका एकदम सीधा, आप ऐसे करके खींच सकते हैं सर, एकदम ईजी है इसका ग्राफ, लीजिए आप अपने से भी खींच सकते हैं। चलो बोलो, x का मान जब 1 है, 0 है तो y का मान 0, x का मान 1 पर y का मान सर 1 है यहाँ पर, x का मान 2 पर y का मान 2 है इस जगह पर, x का मान 3 तो y का मान 3 है सर, x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान -2 तो y का मान। इसी का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब दाएँ बाएँ एकदम सिमेट्रिकल है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये है हमारे पास y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ, ऐसी को हम बोल सकते हैं fx बराबर x, ठीक है। ये दोनों फंक्शन को देख के आइएगा, दोनों जो मैंने स्पेशल फंक्शन बताया, अभी और भी कम से कम हम लोग 10 तरह का फंक्शन पढ़ेंगे। ये हुआ 2 टाइप का फंक्शन, हाँ एकदम 10 तरह का फंक्शन है, अच्छा फंक्शन सब है, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा अगर पूछेंगे बताओ तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, बिल्कुल कहीं भी टूट नहीं रहा, कहीं भी नहीं टूट रहा है, कंटिन्यूस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल भी है, कहीं भी शार्प कॉर्नर कहाँ है, शार्प कॉर्नर कहाँ है, देखो ना नीचे से आ रहा, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा, तो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं। वाई एक्सिस के पैरेलल ना होना चाहिए, अनडिफाइंड पर क्या होता है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो पैरेलल तो कभी नहीं होगा। अच्छा इससे फंक्शन जो इससे पहले जो पढ़े कांस्टेंट फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस है, हाँ सर बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा है, एकदम अनंत तक चलेगा। क्या डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है। तो अभी धीरे धीरे पहले ग्राफ से आपको पकड़ना है सब चीज़ को, उसके बाद फिर फार्मूला से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। एक मैंने शुरुआत कर दिया जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे और आपको मज़ा आएगा इसमें।